श्रोताओं का अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संसद की, वो जगह जहां हमारे देश के कानून बनते हैं, जहां सरकार की जवाबदेही तय होती है। हमारे पास इसके लिए एक YouTube चर्चा के कुछ अंश हैं। ये खास तौर पर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए संसद को समझाते हैं, तो जानकारी काफी गहरी है। हमारा मकसद आज ये है कि इसमें से जरूरी बातें निकालें और संसद के कामकाज की एक बेसिक समझ बनाएं, खासकर लोकसभा, राज्यसभा, उनके चुनाव और ये कानून बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। यहीं पर जनता की आवाज जो है वो पॉलिसी में बदलती है, कानून बनती है, देश की दिशा यहीं से तय होती है एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद बनती किनसे है? अक्सर लोग सोचते हैं बस लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, पर इसमें एक तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, भारत के राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। और संविधान में भी इसका जिक्र है, भाग 5 में। जी हाँ, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसमें सब कुछ दिया गया है। संसद की बनावट, उसका कामकाज कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या हैं, सारी प्रक्रियाएं, सब कुछ। अच्छा, और ये जो नाम है लोकसभा, राज्यसभा, इन्हें कुछ और भी कहते हैं? हाँ बिल्कुल, लोकसभा को निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। हाउस ऑफ पीपल। हाँ, और राज्यसभा को उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ये नाम लोकसभा और राज्यसभा या 1954 में आए। संविधान में शुरू में हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही था। अच्छा। हाँ, और ये जो दो सदनों वाली व्यवस्था है, यह हमने काफी हद तक यूके यानी ब्रिटेन से ली है। ठीक है, अब आते हैं चुनाव पर। यहीं पर शायद सबसे बड़ा फर्क है दोनों सदनों में, लोकसभा के चुनाव। हाँ जी, लोकसभा के चुनाव तो सीधे होते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक वोट डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसे कहते हैं। राइट। और जो सिस्टम है उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या FPTP। आसान भाषा में, अपने चुनाव क्षेत्र में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही 50% से कम क्यों ना हो। हाँ, इसके लिए पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। बिल्कुल, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। इस FPTP सिस्टम का एक नतीजा ये भी दिखता है कि कई बार जीतने वाली पार्टी को सीटें ज्यादा मिल जाती है, वोट शेयर शायद उतना न हो। खैर, अब राज्यसभा की बात करें, वो एकदम अलग है ना? बिल्कुल, एकदम अलग। राज्यसभा के सदस्यों को आम नागरिक नहीं चुनते, उनको चुनते हैं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, मतलब हमारे चुने हुए MLAs। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव। और यहाँ सिस्टम भी अलग है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये तरीका कोशिश करता है कि विधानसभा में जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में भी सीटें मिलें। ये सिस्टम हमने कहाँ से लिए? ये हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। और किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में? ये पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य की जनसंख्या के आधार पर संविधान की 4th अनुसूची में ये दिया हुआ है। जैसे यूपी की आबादी ज्यादा है तो वहाँ सीटें भी ज्यादा हैं, 31, छोटे राज्यों की कम। सीटों की संख्या पर एक और बात थी कि ये 1971 की जनगणना पर आधारित हैं और इन्हें फ्रीज कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, 42वें संशोधन 1976 में इसे साल 2000 तक के लिए फ्रीज किया गया था। और फिर 84वें संशोधन 2001 में इसे 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह है? एक मुख्य वजह ये थी कि जो राज्य परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। अगर सीटें आबादी के हिसाब से तुरंत बदलती तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाता। समझा। और जब ये सीटें तय होती हैं या उनके क्षेत्र बदलते हैं, तो उसके लिए क्या कोई कमीशन बनता है? जी, परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं और इसके लिए संसद को बाकायदा एक कानून, परिसीमन अधिनियम पास करना होता है। ठीक है, अब सदनों के अंदर चलते हैं। उनको चलाते कौन है? लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उन्हें कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही अपने में से किसी एक को स्पीकर चुनते हैं। उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, सदन में अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, बहस करवाना, किसको कब बोलना है ये तय करना, सब स्पीकर देखते हैं। और उनको हटाना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं।
स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब सदन की जो कुल स्ट्रेंथ है उसमें से खाली सीटें हटाकर जो संख्या बचती है उसका बहुमत, और 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ता है। ये उनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है शायद। हाँ, ताकि वो निष्पक्ष रह सकें। स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित भी कर सकते हैं, मतलब एडजॉर्न कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, और अगर अगली बैठक की तारीख बताए बिना स्थगित करे तो उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। स्पीकर के पास एक खास वोट भी होता है, कास्टिंग वोट। जी हाँ, निर्णायक मत। सामान्य तौर पर स्पीकर वोट नहीं करते, लेकिन अगर किसी बिल या प्रस्ताव पर वोटिंग में टाई हो जाए, बराबर बराबर वोट पड़े, तो स्पीकर अपना वोट डालकर फैसला करते हैं। अच्छा, और राज्यसभा में वहां कौन होते हैं पीठासीन अधिकारी? राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वो पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? वो चुनाव आयोग तय करता है, राष्ट्रपति नहीं। ये एक छोटा सा फर्क है। सदस्यता को लेकर एक नियम है कि अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना बताए गायब रहे तो सीट खाली हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है। ये सदस्यों की जवाबदेही तय करता है। अब दो शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, विघटन डिसोल्यूशन और सत्रावसान प्रोरोगेशन। इनमें क्या फर्क है? देखिए, विघटन यानी डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है। इसका मतलब है लोकसभा का जीवनकाल समाप्त होना, या तो 5 साल पूरे होने पर, या अगर सरकार गिर जाए तो पहले भी। इसके बाद नए चुनाव होते हैं। और राज्यसभा? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। वो कभी भंग नहीं होती। उसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो विघटन सिर्फ लोकसभा का, और सत्रावसान? सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन का मतलब है संसद के एक सत्र सेशन का समाप्त होना। जैसे बजट सत्र खत्म हो गया या मॉनसून सत्र, ये राष्ट्रपति करते हैं। ये स्थगन से अलग है। स्थगन तो सिर्फ बैठक को कुछ समय के लिए रोकता है, सत्र चलता रहता है। सत्रावसान से सत्र ही समाप्त हो जाता है। जब लोकसभा भंग होती है तो जो बिल उसमें पेंडिंग होते हैं उनका क्या होता है? वो खत्म हो जाते हैं? हाँ, कुछ बिल लैप्स हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। कौन से? पहला, जो बिल लोकसभा में ही शुरू हुए थे और वहीं पेंडिंग थे। ठीक है। दूसरा, जो बिल लोकसभा पास कर चुकी थी लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग थे, वो भी लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि अब नई लोकसभा आएगी, वो तय करेगी। और जो बिल राज्यसभा में शुरू हुए या जो राष्ट्रपति के पास हैं, वो लैप्स नहीं होते। जो राज्यसभा में शुरू हुए और वहीं पेंडिंग हैं, वो चलते रहते हैं। और जो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए गए हैं, वो भी लैप्स नहीं होते। 2 बार संसद का सत्र बुलाना अनिवार्य है। वैसे हमारे यहाँ आमतौर पर 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र फरवरी-मई, मॉनसून सत्र जुलाई-सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर। और सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या भी चाहिए होती है, कोरम। हाँ, कोरम। ये सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। लोकसभा में करीब 55 और राज्यसभा में करीब 25 सदस्य। अगर कोरम पूरा नहीं है तो स्पीकर या सभापति सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। चलिए बातें हैं संसद के सबसे अहम काम पर, कानून बनाना। जी हाँ। एक सामान्य कानून, जिसे साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, वो कैसे बनता है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, कई चरणों से गुजरती है। बिल किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पेश किया जा सकता है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला चरण है प्रथम वाचन, यानी फर्स्ट रीडिंग। इसमें बस मंत्री या सदस्य खड़े होकर बिल का टाइटल पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य बताते हैं और बिल को सदन की मेज पर रखते हैं। फिर इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, द्वितीय वाचन यानी सेकंड रीडिंग। ये असल में बिल की जान है। इसके भी कई उपचरण होते हैं। जैसे? पहले तो बिल के सिद्धांतों पर आम बहस होती है। फिर सदन तय कर सकता है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी, उसी सदन की या जॉइंट कमेटी, दोनों सदनों की, के पास भेजा जाए, या फिर सदन खुद ही उस पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करें। कमिटियां क्या करती हैं? कमिटियां बिल की बहुत गहराई से जांच करती हैं, हर क्लॉज को देखती हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकती हैं, जरूरी बदलाव या संशोधन सुझा सकती हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट सदन को देती हैं। रिपोर्ट आने के बाद सदन उस रिपोर्ट पर विचार करता है।
फिर बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती है। यहीं पर सदस्य संशोधन पेश करते हैं, उन पर वोटिंग होती है। ये सबसे ज्यादा समय लेने वाला और डिटेल वाला चरण है। अच्छा। और फिर तीसरा वाचन। हाँ, तृतीय वाचन या थर्ड रीडिंग। इसमें ज्यादा बहस नहीं होती, बस ये प्रस्ताव रखा जाता है कि बिल को पास किया जाए। यहाँ पर सिर्फ मौखिक या छोटे-मोटे सुधार हो सकते हैं, कोई बड़ा संशोधन नहीं। फिर फाइनल वोटिंग होती है। अगर एक सदन से पास हो गया तो बिल दूसरे सदन में जाता है और वहां भी यही तीनों प्रक्रियाएं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, दोहराई जाती हैं। अगर दूसरा सदन भी वैसे ही पास कर दे तब बिल जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो बिल अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर दूसरा सदन बिल को पास ना करे या उसमें ऐसे बदलाव कर दे जो पहले सदन को मंजूर ना हो या 6 महीने तक लटकाए रखे? हाँ, ये स्थिति बन सकती है। इसे कहते हैं गतिरोध या डेडलॉक। ऐसी सिचुएशन के लिए संविधान में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। और इस जॉइंट सिटिंग में फैसला कैसे होता है? अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर और फैसला होता है साधारण बहुमत से। मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनके आधे से ज्यादा। चूंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं तो आमतौर पर लोकसभा की बात ही मानी जाती होगी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लोकसभा की संख्या बल ज्यादा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयकों या कुछ हद तक वित्त विधेयकों के लिए ही हो सकती है। अच्छा, किस लिए नहीं हो सकती? 2 तरह के बिलों के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। पहला धन विधेयक मनी बिल और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए फिर इन खास बिलों की बात करते हैं। पहले धन विधेयक, ये क्या होता है और साधारण बिल से कैसे अलग है? धन विधेयक यानी मनी बिल का जिक्र अनुच्छेद 110 में है। ये पूरी तरह से पैसे के मामलों से जुड़ा होता है, जैसे कोई टैक्स लगाना, हटाना, बदलना, सरकार का उधार लेना, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना या जमा करना, ऐसे मामले। और ये कौन तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? इसका अंतिम फैसला लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उनका निर्णय फाइनल होता है, उसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसकी प्रक्रिया में क्या खास बात है? कई खास बातें हैं। पहली, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ओके। दूसरी, इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। तीसरी और सबसे अहम, राज्यसभा की शक्तियां मनी बिल के मामले में बहुत सीमित हैं। कैसे सीमित है? लोकसभा से पास होने के बाद जब मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे न तो खारिज कर सकती है, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ बिल को लोकसभा को लौटा सकती है। और अगर वो सिफारिशें न माने या 14 दिन में कुछ ना करे? लोकसभा उन सिफारिशों को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल वापस नहीं करती तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। मतलब पैसे के मामले में लोकसभा सुप्रीम है एक तरह से। जी हाँ, वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। आपने वित्त विधेयक का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, फाइनेंशियल बिल्स। ये 2 तरह के होते हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 अनुच्छेद 117(1) और कैटेगरी 2 अनुच्छेद 117(3). इनमें क्या फर्क है? फाइनेंशियल बिल आय में मनी बिल वाले कुछ प्रावधान जैसे टैक्स होते हैं, लेकिन साथ में सामान्य कानून के प्रावधान भी होते हैं। ये भी मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। लेकिन इसे पास करने की प्रक्रिया में राज्यसभा की शक्तियां साधारण बिल जैसी ही होती हैं। मतलब वो इसे संशोधित भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है, और अगर गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। अच्छा, और फाइनेंशियल बिल 2? फाइनेंशियल बिल 2 में भारत की संचित निधि से खर्च का प्रावधान होता है, लेकिन इसमें मनी बिल वाले कोई और मामले नहीं होते। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पर इस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। इसमें भी राज्यसभा की शक्तियां साधारण बिल जैसी ही हैं और गतिरोध पर संयुक्त बैठक हो सकती है। तो मतलब जो बिल पूरी तरह पैसे का है, मनी बिल, उसमें लोकसभा पावरफुल। जो मिला जुला है फाइनेंशियल बिल, उसमें राज्यसभा की भूमिका भी है। बिल्कुल सही। और हाँ, राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। उन्हें सहमति देनी होती है या रोक सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है।
अब ये जो पैसा है देश का, ये रखा कहाँ जाता है? आपने संचित निधि का जिक्र किया। 3 मुख्य तरह के फंड्स होते हैं। पहला है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266। सरकार की सारी आय, टैक्स, लोन वगैरह इसी में जाती है और सरकार के सारे खर्चे भी यहीं से होते हैं। और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है। यही संसद का सरकार के खजाने पर नियंत्रण है। दूसरा है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी अनुच्छेद 266 में है। इसमें वो पैसा होता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर होता है, जनता का पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड, छोटी बचत योजनाएं। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, सरकार सिर्फ इसकी कस्टोडियन है। इसे जरूरत के हिसाब से वापस किया जाता है। और तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 267। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है जो राष्ट्रपति के अधीन होता है। किसी अप्रत्याशित खर्च जैसे बाढ़ या भूकंप राहत के लिए इससे पैसा निकाला जा सकता है। और बाद में संसद से अप्रूवल लेकर उतना पैसा वापस इस फंड में डाल दिया जाता है। आपने इस संचित निधि से होने वाले खर्चों में भारत व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर की बात कही थी। ये क्या है? हाँ, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब उन पर संसद में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सीएजी वगैरह के वेतन और भत्ते। ऐसा क्यों? वोटिंग क्यों नहीं? ये इसलिए ताकि इन्हें महत्वपूर्ण पदों की स्वतंत्रता बनी रहे। उनका वेतन संसद की वोटिंग पर निर्भर ना हो, जिससे वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। और बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुच्छेद 112। ये भी संचित निधि से ही जुड़ा है। ये सरकार के अगले साल की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इसे पास करने की प्रक्रिया भी लंबी होती है। हाँ, पहले बजट पेश होता है, फिर उस पर आम चर्चा होती है, फिर विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को संसदीय समितियां जांचती हैं, फिर लोकसभा में इन मांगों पर वोटिंग होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं सरकार अपना बहुमत साबित करती है। ये वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है? हाँ, अनुदान मांगों पर वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। इसके बाद इन स्वीकृत मांगों को पूरा करने के लिए विनियोग विधेयक पास होता है और फिर सरकार के टैक्स प्रस्तावों के लिए वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल पास होता है। और अगर सरकार बजट पास ना करा पाए, मान लीजिए अनुदान मांगे गिर जाएं, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सदन का विश्वास सरकार में नहीं रहा। एक और नियम है व्ययगत का नियम, रूल ऑफ लैप्स। जो पैसा बजट में किसी काम के लिए मंजूर हुआ है, अगर वो उस वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक में खर्च नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाता है। उसे अगले साल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे वित्तीय अनुशासन रहता है। और जब तक बजट पास नहीं होता तब तक के खर्चों के लिए उसके लिए लोकसभा लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट पास करके सरकार को कुछ महीनों के जरूरी खर्चों के लिए एडवांस पैसा दे सकती है। आमतौर पर ये 2 महीने के लिए होता है। संसद के रोज के कामकाज में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी सुनते हैं। ये क्या है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। संसद की बैठक का पहला घंटा सुबह 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। इसमें सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सवाल पूछते हैं। ये सरकार की जवाबदेही तय करने का सीधा तरीका है। सवाल भी अलग अलग तरह के होते हैं। जी, तारांकित प्रश्न, जिनका जवाब मंत्री मौखिक रूप से देते हैं और सदस्य उस पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, जिनका लिखित जवाब मिलता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और अल्प सूचना प्रश्न, जो बहुत जरूरी मामले पर कम नोटिस देकर पूछा जाता है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल, 0 आवर। ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जिक्र संसद के नियमों में नहीं है। ये भारत की अपनी देन है। 1962 के आसपास शुरू हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो भी उन्हें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण और अर्जेंट मामला है, उसे उठा सकते हैं। ये थोड़ा अनौपचारिक लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है अपनी बात रखने का। संसद में प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, कई तरह के प्रस्ताव होते हैं। स्थगन प्रस्ताव, अडजर्नमेंट मोशन, किसी बहुत जरूरी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा करने के लिए लाया जाता है। इसके लिए सदन की सामान्य कार्यवाही रोक दी जाती है। ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है और कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ये सरकार के खिलाफ निंदा जैसा माना जाता है। हाँ, अगर ये स्वीकार हो जाए तो। फिर है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये विपक्ष लाता है।
ये दिखाने के लिए कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। ये भी सिर्फ लोकसभा में आता है 50 सदस्यों के समर्थन से। और अगर ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सरकार के अस्तित्व का सवाल होता है। एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है। हाँ, मोशन ऑफ थैंक्स। हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। उनके भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस पर भी बहस और वोटिंग होती है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाए तो इसे भी सरकार की हार माना जाता है। हमने देखा कि कई मामलों में, खासकर वित्तीय मामलों में, लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। क्या राज्यसभा के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ उसी के पास हों? बिल्कुल हैं। और ये शक्तियां राज्यसभा के राज्यों की परिषद वाले चरित्र को दर्शाती हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण विशेष शक्तियां हैं। कौन सी? पहली, अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा दे सकती है। अच्छा, और दूसरी? दूसरी, अनुच्छेद 312 के तहत अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS, IPS बनानी है, तो उसका प्रस्ताव भी केवल राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से शुरू कर सकती है। ये तो वाकई खास शक्तियां हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव? हाँ, वो भी पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा बाद में सहमत हो सकती है, पर शुरुआत राज्यसभा से ही होगी। संविधान संशोधन बिल की बात रह गई थी। उसके लिए क्या नियम है? क्या उसमें जॉइंट सिटिंग हो सकती है? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग-अलग विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति की भूमिका? 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं। वो उसे ना तो रोक सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक और चीज, अगर संसद का सत्र न चल रहा हो और अचानक कानून की जरूरत पड़ जाए, तब राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। ये अध्यादेश कितना पावरफुल होता है? इसका प्रभाव और शक्ति बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसी ही होती है, लेकिन ये अस्थायी होता है। कब तक? जब संसद का अगला सत्र शुरू होता है, तो उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। अगर नहीं कराया तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसकी अधिकतम उम्र हो सकती है 6 महीने, 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप और 6 हफ्ते। आखिर में संसदीय समितियों की भूमिका पर थोड़ी बात। आपने लोक लेखा समिति PAC का नाम लिया था। जी, समितियां संसद के काम का बहुत अहम हिस्सा है। वो विधेयकों की, मंत्रालयों के काम की बहुत गहराई से जांच करती हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी PAC इनमें सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समितियों में से है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। आमतौर पर विपक्ष का कोई वरिष्ठ सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्टों की जांच करना, ये देखना कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही तरीके से उन्हीं कामों के लिए किया गया जिनके लिए मंजूर हुआ था, और कहीं कोई फिजूल खर्च या अनियमितता तो नहीं हुई। ये संसद की तरफ से सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो ये सारे नियम, प्रक्रियाएं, ये दोनों सदन, राष्ट्रपति, समितियां, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे देश का शासन चलता है, कानून बनते हैं और सबसे जरूरी, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। बिल्कुल। और आज की बातचीत से एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हमने बात की कि कैसे जनसंख्या बदलने के बावजूद सीटों का पुनर्निर्धारण मतलब डिलिमिटेशन 2026 तक टाल दिया गया है। हाँ, सही संतुलन होता है। क्या प्रतिनिधित्व में समानता और राजनीतिक स्थिरता के बीच ये समझौता हमेशा न्याय संगत रहता है? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर जरूर सोचेगा। अगली पड़ताल तक सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।